नमस्कार। आज हम भारत के बैंकिंग इतिहास के शायद सबसे बड़े कथित घोटालों में से एक एबीजी शिपयार्ड मामले की गहराई से बात करेंगे। ये मामला करीब 22,842 करोड़ रुपए से जुड़ा है। बहुत बड़ी रकम है ये। तो पहले थोड़ा समझते हैं ये एबीजी शिपयार्ड था क्या। ये कंपनी 1985 में बनी थी और एक समय पर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट शिप बिल्डर थी। मतलब नेवी के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए बड़े जहाज बनाती थी ये कंपनी। लेकिन फिर चीजें बिगड़ी। 2005 से 2012 के बीच कंपनी ने बैंकों से बहुत ज्यादा कर्ज लिया। 2013 तक आते आते वो कर्ज एनपीए हो गया। मतलब बैंक मान चुके थे कि पैसा शायद डूबेगा जी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हाँ, और फिर 2019 में से बाकायदा धोखाधड़ी करार दिया गया और 2022 में सीबीआई, ईडी ये सब एजेंसियां एक्शन में आ गईं। तो चलिए इसी उलझे मामले को थोड़ा सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो जो मूल आरोप है वो यही है कि कंपनी ने 28 बैंकों के एक कंसोर्शियम से, मतलब एक समूह से, जिसमें आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसबीआई जैसे बड़े बैंक शामिल थे, उनसे करीब 22,842 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल उन कामों के लिए नहीं किया जिनके लिए वो लिया गया था। मतलब पैसा लिया किसी और नाम पर, लगाया कहीं और। हाँ, सीधे शब्दों में यही फंड डाइवर्जन कहते हैं इसे। 22,842 करोड़ रुपए, ये रकम मतलब सुनने में ही इतनी ज्यादा है। कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि ये कई राज्यों के हेल्थ बजट जितनी है उससे भी ज्यादा थी। जी हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। तो आखिर इतनी बड़ी रकम को ठिकाने कैसे लगाया गया, मतलब क्या तरीका था? देखिए, तरीका काफी कह सकते हैं जटिल था। जांच में ये सामने आया है कि फंड्स को घुमाने के लिए, मतलब छुपाने के लिए करीब 98 कंपनियां इस्तेमाल की गई। 98? जी हाँ, 98। और इनमें से कई तो बस नाम की कंपनियां थी जिन्हें हम शेल कंपनी कहते हैं। अच्छा, शेल कंपनियां मतलब कागजों पर। हाँ, जिनका असल में कोई खास कारोबार नहीं होता, बस वो पैसे को इधर उधर करने के काम आती हैं। कुछ नाम भी सामने आए हैं, जैसे बर्माको एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वगैरह। हाँ। और पैसों को मतलब गोल गोल घुमाया गया, एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, फिर शायद वापस पहली में। इसे सर्कुलर ट्रांजैक्शन कहते हैं। ताकि पता न चले पैसा आया कहां से और गया कहां। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण है मार्च 2016 का, जब एबीजी एसएल, एबीजी एनर्जी और एबीजी इंटरनेशनल के बीच 15 से 31 करोड़ का लेन देन दिखाया गया। वाह। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, पैसा देश से बाहर भी भेजा गया। सिंगापुर भी? जी, सिंगापुर में कंपनियां थी जैसे एबीजी सिंगापुर पीटी लिमिटेड और वारदा 7 पीटी लिमिटेड। इन ऑफशोर कंपनियों में भी पैसा भेजा गया। और इन सब के साथ साथ कंपनी की असली आर्थिक हालत क्या है वो छुपाने के लिए खातों में, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी हेरफेर की गई। बाप रे, मतलब पूरा एक अंतरराष्ट्रीय जाल बिछाया गया था पैसों को गायब करने के लिए। अच्छा, इसके पीछे कौन लोग थे, मतलब मुख्य जिम्मेदार कौन? देखिए, जो मुख्य आरोपी माने गए वो कंपनी के चेयरमैन और एमडी थे, ऋषि कमलेश अग्रवाल। ऋषि अग्रवाल? हाँ। लेकिन उनका निधन हो गया सितंबर 2022 में जांच के दौरान ही। अच्छा। उनके अलावा कंपनी के कई और पुराने डायरेक्टर्स भी आरोपी हैं, जैसे संथानम मुथुस्वामी, अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल नेवेटिया, ये नाम भी शामिल है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतनी बड़ी गड़बड़ी इतने सालों तक चलती रही, क्या किसी की नजर में नहीं आई? ऑडिट वगैरह होते होंगे? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, 2018 में एक फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था, अर्नस्ट एंड यंग ने किया था। उसमें फंड डाइवर्जन की बात सामने आई थी। तो पहले क्यों नहीं पता चला? यही सवाल है। ऑडिटर्स की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वो पहले इन अनियमितताओं को पकड़ सकते थे। हालांकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि किसी सरकारी बैंक कर्मचारी की सीधी मिलीभगत के सबूत फिलहाल नहीं मिले हैं। पर सवाल तो है। खैर, जब ये सब सामने आया तो कानूनी कार्रवाई तो हुई होगी। जांच कहां तक पहुंची अब? हाँ, कानूनी कार्रवाई शुरू हुई अगस्त 2020 में, जब एसबीआई ने शिकायत दर्ज कराई। एसबीआई ने? ओके। जी, उसी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने फरवरी 2022 में एफआईआर दर्ज की। फरवरी 2022? हाँ, और उसके फौरन बाद ही ईडी, मतलब प्रवर्तन निदेशालय, वो भी हरकत में आ गया। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया पीएमएलए कानून के तहत। अच्छा, तो सीबीआई और ईडी दोनों जांच कर रहे हैं? जी, और दोनों ने तेजी से कार्रवाई
भी की है। सीबीआई ने फरवरी 2022 में ही 13 ठिकानों पर छापे मारे थे। ऋषि अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, हालांकि बाद में उनका निधन हो गया। सीबीआई ने नवंबर 2022 में पहली चार्जशीट फाइल की, जिसमें 25 आरोपी थे, लोग भी और कंपनियां भी। और अभी अक्टूबर 2024 में एक और चार्जशीट आई है, सुनने में आया। जी हाँ, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई है अक्टूबर 2024 में। और दूसरी तरफ ईडी भी पीछे नहीं है। ईडी ने अब तक करीब 2747.69 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। 3,500 करोड़ की संपत्ति, बाप रे, क्या क्या है इसमें सूरत और दहेज के शिपयार्ड हैं, जमीनें हैं, बैंक खाते हैं, काफी कुछ है। बल्कि नवंबर 2023 में जब ईडी ने छापे मारे थे तो करीब 5 करोड़ रुपए कैश और जेवरात भी जब्त हुए थे। तो मतलब एक्शन तो हो रहा है, लेकिन केस का फाइनल नतीजा अभी नहीं आया। नहीं, अभी नहीं। सीबीआई का मामला जो आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी से जुड़ा है, और ईडी का मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग का है, दोनों अभी अदालतों में चल रहे हैं। मुकदमे जारी हैं, अंतिम फैसला आना बाकी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत बड़े स्केल का फाइनेंशियल स्कैम है, जिसमें बैंकों से हजारों करोड़ का कर्ज लिया गया और फिर उसे शेल कंपनियों, ऑफशोर कंपनियों के जाल के जरिए इधर उधर कर दिया गया, या कह ले गायब कर दिया गया। बिल्कुल, पर कानूनी कार्रवाई तो चल रही है, पर इतनी बड़ी रकम वसूलना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यकीनन वसूली एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये मामला सिर्फ पैसों के गबन या वसूली तक ही सीमित नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। किस बारे में? कि आखिर हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो ऑडिटिंग का मैकेनिज्म है, वो इतना कमजोर कैसे साबित हुआ कि सालों तक इतना बड़ा खेल चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी या अनदेखा किया गया। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, बैंकों के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। सही कहा। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमने वाकई इससे कोई सबक सीखा है, ताकि भविष्य में इस तरह के इतने बड़े घोटाले दोबारा न हो। इस पर सोचने की जरूरत